हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो है गाड़ी के आरसी ट्रांसफ़र के बारे में। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी किसी को बेचते हो और उसके बाद उसके नाम पे करानी हो, तो वो जो आरसी ट्रांसफ़र का प्रोसीजर होता है वो आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है वो सारी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट होता है जो आपको लगता है फॉर आरसी ट्रांसफ़र, वो भी मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो इसके लिए जो पहली चीज़ आपको करनी है वो है गूगल पे जाके सर्च करना है परिवहन। और उसके बाद जो लिंक आता है parivahan.gov.in, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज के अंडर आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज का एक लिंक दिखेगा। तो इस पर क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और फिर आपको दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं कि एक तो आप प्रोसीड कर सकते हैं आपका व्हीकल नंबर डाल के, या फिर रजिस्टरिंग अथॉरिटी सिलेक्ट करके। तो जब आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हो तो ये चीज़ें नॉन सिलेक्टेबल होती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि मैं सिलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो रीज़न ये है कि आपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर सिलेक्ट किया है तो वो सिर्फ ये डालने देगा। तो अगर आप रजिस्टरिंग अथॉरिटी सिलेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ आपका जो आरटीओ है उसको सिलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और आगे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। और ये कुछ पॉपअप में मैसेज आया है रिगार्डिंग ई-केवाईसी और जो फेसलेस सर्विसेज है उसके लिए। तो ये सारी सर्विसेज आई थिंक उसमें कवर्ड है। अभी के लिए मैं इस पर ओके क्लिक करता हूँ। अब जो ये आपको नेक्स्ट स्क्रीन आता है उस पर ये सारे ऑनलाइन सर्विसेज आपको दिखाई देते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप आपके व्हीकल रिलेटेड कर सकते हैं। अपने लिए ये वाला ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है जो है अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, यानी ये किसी और को गाड़ी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसमें बाकी भी चीज़ें हैं कि जिसमें आपको एड्रेस चेंज का रिक्वेस्ट है या फिर हाइपोथिकेशन हटाना है। तो ये हाइपोथिकेशन क्या होता है कि जो आप गाड़ी अगर लोन पे लिया है तो आपके बैंक का नाम आपके आरसी पे होता है, तो वो हटाना ज़रूरी है बिफ़ोर, यानी आप ट्रांसफ़र कराने से पहले वो चीज़ हटाना ज़रूरी है। तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रोसीजर मैंने 3-4 महीने पहले ही कर दिया है, तो अभी उसका नहीं है। बट आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अभी जो अपन फोकस करेंगे वो है अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो इस केस में मैंने मेरी गाड़ी का जो है ऑलरेडी हाइपोथिकेशन हटा दिया है, तो मैं इस पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करता हूँ। अभी ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको आपके गाड़ी का नंबर पूछेगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, और चैसिस नंबर के लास्ट 5 कैरेक्टर्स। तो ये जो चैसिस नंबर है वो आपके गाड़ी पे भी होता है और आपका जो आरसी है उसमें भी मेंशन्ड होता है। तो वहाँ से लास्ट 5 कैरेक्टर्स और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर करना है और फिर वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। तो मैं वो क्विकली ये चीज़ें एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरा गाड़ी का नंबर और चैसिस नंबर के लास्ट 5 कैरेक्टर्स मेंशन किए हैं। इसके बाद वेरीफाइड डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। अब एक ऑथेंटिकेशन का पार्ट आता है। तो अगर आपका जब गाड़ी रजिस्टर हुआ था तो जो मोबाइल नंबर यूज़ हुआ था रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो आपको यहाँ पे आपको मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, या फिर आधार से भी कर सकते हैं। बट मोस्टली ये आधार वाला फैसिलिटी तब नहीं था। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने आधार नहीं किया होगा लिंक विद द कार, तो मोबाइल ओटीपी का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो इसके बाद जो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आपको एक ओटीपी आ जाएगा, यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद, और वो आपको एंटर करना है और सबमिट करना है ताकि आप नेक्स्ट स्क्रीन पे जा सको। तो मैं क्विकली ये जनरेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे एक मुझे अलर्ट आ गया कि ओटीपी हैज़ बीन जनरेटेड एंड सेंड टू माय रजिस्टर्ड नंबर। तो ये मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे अभी मुझे ओटीपी एंटर करना है, तो वो मैं क्विकली एंटर कर देता हूँ और फिर सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस आएंगे
जो मैं टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथिकेशन की बात कर रहा था वो ये है, बट वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अभी अपन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पे क्लिक करते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल इन करनी पड़ेगी। बेसिकली पर्पस क्या है, सेल है अपने केस में, बट अगर किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ होती है फैमिली में और फिर किसी उसके सक्सेसर को ट्रांसफ़र करना है तो ये वाला ऑप्शन भी है, बट इस केस में अपन सेल सिलेक्ट करते हैं। न्यू ओनर सीरियल नंबर वो 2 होगा क्योंकि सेकंड ओनर होने वाला है ये। और यहाँ पे न्यू ओनर का नाम आएगा, फिर ओनरशिप स्टेटस आएगा, इंडिविजुअल या कॉरपोरेट वगैरह, तो इंडिविजुअल है मेरे केस में। फिर फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, और ये कुछ कैटेगरी रिलेटेड है, और सेल अमाउंट करके आता है। तो ये डेप्रिसिएशन करके इन्होंने एक वैल्यू लाया है मेरे कार का। तो एक्चुअली मैंने कुछ परचेज़ किया था 650 को, तो ये थोड़े साल के बाद ये डेप्रिशिएट हुआ अमाउंट है। फिर एक सेल डेट है, यानी जिस तारीख को आप बेच रहे हो उसका डेट आपको सिलेक्ट करना है, और फिर न्यू ओनर का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि इस पे आपको एक OTP आएगा, तो जो सेकंड ओनर है उससे आपको ये OTP लेना है। और नीचे और भी थोड़ा फॉर्म का आपको फिल इन करना है, तो वो भी सेक्शन अपन देखते हैं, एड्रेस वाला। तो ये एड्रेस वाला सेक्शन है जिसमें करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आप डाल सकते हो, और कौन से RTO में सबमिट करना है तो वो यहाँ पे सिलेक्टेबल है। और लास्टली ये तो इंश्योरेंस डिटेल्स है जो ऑटो पॉपुलेट करके लाया है, क्योंकि आपने जो गाड़ी नंबर डाला है उससे उसने आपका ये इन्फॉर्मेशन पुल इन करके लाया है। तो ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। और जब आप और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको फ़ी स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, फिर पोस्टल फ़ी है, जो आपको पोस्ट से भेजेंगे नया स्मार्ट कार्ड, जो सेकंड ओनर को जाएगा उसका पोस्टल फ़ी है, और ये स्मार्ट कार्ड का फ़ी है। तो टोटल मिला के 550 हो रहा है। तो ये सारा फ़ी का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दिया है। तो जल्दी से अपन फॉर्म भर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं। तो मैंने अभी जस्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करके OTP का जो ट्रिगर ऑप्शन है वो ट्रिगर किया था। तो जो सेकंड ओनर, आई मीन जो न्यू ओनर है, उनसे मैंने OTP ले लिया है। तो यहाँ पे मैं फ़िल करके अभी बाकी सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। बाकी सारी डिटेल्स बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आप खुद भी भर सकते हो। सेल अमाउंट मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है क्योंकि यहाँ पे 5 लाख कुछ दिखा रहा था, बट उतना तो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैंने थोड़ा उसको कम कर दिया है। तो मैं अभी बाकी डिटेल्स फिल करता हूँ और नीचे जो सेव ड्राफ्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद जब आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करते हो तो आपको ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। तो अभी मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद एक पे नाउ का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो पे नाउ पे आपको ये सारा अमाउंट पे करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। तो पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स आपको वापस दिखती है। तो यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि जो भी एंटर किया है वो करेक्ट है, क्योंकि एक बार अगर आप आगे मूव फॉरवर्ड करते हो तो यू वोंट बी एबल टू करेक्ट इट, यानी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर करेक्शन करनी है तो आपको पहला एप्लीकेशन विड्रॉ करना है और नया एप्लीकेशन सबमिट करना है। तो ये फ़ी जो है वो आपका चला जाएगा। तो आप इंश्योर करना कि जो भी भरा है वो सारा इन्फॉर्मेशन सही है। और फिर जब आप ये चेक मार्क को चेक करते हो तो आपको कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक करके आप आगे जा सकते हो। तो एक बार आपका जो नया ओनर है उनके साथ ये आप शेयर करके देख लेना कि ये सारी डिटेल्स सही है कि नहीं, फिर ही कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक करना। अभी आपके नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको आपका पेमेंट आईडी दिखेगा और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, तो वो सारी देख लीजिए। पेमेंट गेटवे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके हिसाब से डिफरेंट पेमेंट मेथड्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो जो भी आपको आपका प्रेफरेंस हो उस हिसाब से आप पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर सकते हो।
तो मैं यहाँ पे SBI ई पे और फिर आई हैव रेड ऑल द डिस्क्लेमर आइटम्स करके क्लिक करके अपन प्रोसीड करते हैं। अब इस स्क्रीन पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखते हैं पेमेंट के लिए, तो जो भी आपका प्रेफरेंस है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं नेट बैंकिंग से प्रोसीड करता हूँ। तो मेरे नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद मैं ये पेमेंट वाले स्क्रीन पे आया हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल SBI यूज़ कर रहा हूँ, बट आप वो जो लिस्ट था नेट बैंकिंग वाले लिस्ट में, वहाँ से कोई भी आपका बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर और भी पेमेंट मेथड्स है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये मुझे पेमेंट इज़ सक्सेसफुल का मैसेज दिखाएगा और एक RTO वाले पेज पे वापस रीडायरेक्ट कर लेगा। तो ये पेज पे पहले तो आता है ये फीडबैक वाला फॉर्म, जो इस इंटरफेस के बारे में फीडबैक पूछ रहा है। तो अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, मेरे केस में मैं स्किप कर रहा हूँ। और फीडबैक के बाद आता है ये आपका ई रिसीट, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर है और आपके गाड़ी की डिटेल्स भी है। तो ये वाला जो ई रिसीट है, इसको प्रिंट करा के आप एक कॉपी रख लेना, या फिर प्रिंट करते वक्त आपको सेव एज ए PDF का ऑप्शन आता है, तो उससे टेम्प्रेरी आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे सेव कर लेना, ताकि आप बाद में प्रिंट कर पाओ। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नीचे आप देखोगे तो प्रिंट फॉर्म 29 और 30 के 2 बटन्स है। तो पहले क्या होता था कि जब ये ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, तब आपको ये फॉर्म्स फिज़िकली कलेक्ट करने होते थे RTO से, फिर इस पर मैन्युअली इन्फॉर्मेशन भरा जाता था और फिर सिग्नेचर्स करके सबमिट करने थे। तो अभी ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती है। बेसिकली ये जो प्रिंट वाला ऑप्शन है, इसमें आपको सारा जो डिटेल्स हमने पहले भरे थे वो प्रीफिल होके आएंगे, और सेम गोज़ फॉर फॉर्म नंबर 30। तो ये तीनों भी चीज़ जो PDF फाइल्स है, एक आपका ई रिसीट, फिर दूसरा आपका फॉर्म 29 और फॉर्म 30, इनके 3 कॉपीज़ तो निकाल के रखना। क्यों निकालनी इतने कॉपीज़ मैं बता देता हूँ, बट अभी के लिए ये पेज पे ये तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अब फॉर्म 29 और 30 आप जब प्रिंट कराते हो तो दोनों भी फॉर्म्स पे कुछ सिग्नेचर्स लगते हैं, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा प्री फिल्ड आ जाता है, तो वो कुछ मैन्युअली भरने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्म 29 पे अगर देखें तो यहाँ पे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ओनर है, ट्रांसफरर। तो वो होता है जो कार बेच रहा है उसका सिग्नेचर, और जिस दिन पे बेचा है वो डेट भी आपको डालना है। नेक्स्ट चीज़, मैंने एक्चुअली फॉर्म 29 में जो दूसरा पार्टी है जो ख़रीद रहा है गाड़ी, उसका सिग्नेचर किया नहीं था। तो RTO में मुझे बोला गया कि वो सिग्नेचर ऑफ द फाइनेंसर की प्लेस में डालना है। तो ये एक बार आप RTO से कंफर्म करके वहाँ पे उनका सिग्नेचर और डेट डाल लीजिए। तो ये बात हुई फॉर्म 29 की। अब फॉर्म 30 के पास देखते हैं। अब फॉर्म 30 में भी सिमिलर फील्ड्स है, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ ट्रांसफरर, यानी जो गाड़ी बेच रहा है उसका सिग्नेचर, और नीचे है सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द ट्रांसफरी। तो ये दोनों भी सिग्नेचर्स कर देना, और इन दोनों के 2 कॉपीज़ लगते हैं, यानी 2 कॉपीज़ अगर आप प्रिंट करा रहे हो तो दोनों पे सिग्नेचर्स होने चाहिए। वो जो एप्लीकेशन रिसीट हमने पहले देखा था उसका भी 2 कॉपीज़ होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो एक एप्लीकेशन कॉपी वो रख लेते हैं और एक पे स्टैंप लगा के आपको वापस दे देते हैं। तो ये हुआ डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट। तो बेसिकली RTO साइड से 3 डॉक्यूमेंट्स है, एक है आपका एप्लीकेशन रिसीट, दूसरा है फॉर्म 29 और तीसरा है फॉर्म 30। तो ये तीनों के मैं तो कहता हूँ कि 3 कॉपीज़ निकाल लेना, ताकि कोई एक्स्ट्रा कॉपी लगे तो यहाँ वहाँ भागना ना पड़े। अब सिग्नेचर्स होने के बाद जो फाइनल चीज़ है वो आपका है डॉक्यूमेंट सबमिशन। ये चीज़ ऑनलाइन नहीं होती है, इसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके RTO में सबमिट करने होता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये मैंने सेपरेट आउट किया है 3 सेक्शंस में। एक है आपके RTO रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, दूसरा है व्हीकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और तीसरे है आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। तो RTO रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में आपको पहले तो जो मैंने एप्लीकेशन रिसीट दिखाया था उसके 2 कॉपीज़ ले जाने हैं। फिर आया आपका फॉर्म 29 साइंड, उस पर सारी चीज़ें साइंड होनी चाहिए, उसके 2 कॉपीज़। फिर आया फॉर्म 30, उसके भी 2 कॉपीज़। और चौथी चीज़ जो है वो है आपके कार का चैसिस इम्प्रिंट।
तो एक प्लेन पेपर पे पेंसिल से चैसिस का इम्प्रिंट लेके उसके भी 2 कॉपीज़ रख लेना। तो ये हुआ आरटीओ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपके व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपको आपका ओरिजिनल आरसी कार्ड सबमिट करना है, फिर एक वैलिड इंश्योरेंस कॉपी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है आपका वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट, और अगर आपके गाड़ी पे लोन है तो और वो जस्ट आपने क्लोज़ किया है तो उसका एनओसी फ्रॉम बैंक चाहिए। अगर आपका गाड़ी पे कोई लोन नहीं है तो ये चौथा वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आप इग्नोर कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है वो वापस वो चैसिस इम्प्रिंट का है, तो एक प्लेन पेपर पे एक चैसिस इम्प्रिंट ले लीजिए। फिर लास्ट आता है आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सेलर के साइड से आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फ़ोटोज़ और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। बायर के साइड से भी सिमिलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ। और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप रेंट पे रहते हो तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए विद पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये दोनों चीज़ें एड्रेस प्रूफ में होनी चाहिए। अगर आपका खुद का ओन्ड घर है तो आपको सिर्फ एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर कोई और यूटिलिटी बिल भी चल जाता है। तो ये हुआ डॉक्यूमेंट्स का पार्ट। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना होता है आरटीओ में, आपके लोकल आरटीओ में। वहाँ पे आपको ये सबमिट करने हैं, और वो क्या करते हैं कि जो आप एप्लीकेशन के 2 कॉपीज़ देते हैं एप्लीकेशन रिसीट के, तो एक उनके पास रखते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, और जो सेकंड कॉपी है एप्लीकेशन रिसीट का उसके ऊपर एक स्टैम्प मार के आपको दे देते हैं। तो इस प्रोसेस के बाद आपको अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करना है कि आरसी दूसरे ओनर को कितने दिन में मिलेगा, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया जो ऊपर लिंक किया है यहाँ पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। तो ये हुआ एंटायर प्रोसेस। अभी एक बार सबमिट करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस 15 से 30 दिन रुकना है। अभी वो डिपेंड करता है कि आपके लोकल आरटीओ में कितना फास्ट काम होता है। तो आपको 15 to 30 डेज़ में नया आरसी जो है नए ओनर को मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये था एंटायर प्रोसेस आरसी ट्रांसफ़र के बारे में, और ये 2022 का अपडेटेड प्रोसेस है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो और उसके ऊपर मैं आंसर दे दूंगा। ये प्रोसेस होने के बाद जो एप्लीकेशन चेक करने का प्रोसीजर होता है वो मैं एंड में उसके लिए एक वीडियो बनाया, तो वो भी एंड में आपको मिल जाएगा। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।